हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th क्लास के अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण लिखना, उनके बारे में। कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। 9th क्लास में आपके जो रासायनिक सूत्र बनाना होता था यौगिकों के, वो भी जिन बच्चों को नहीं आते वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री आपके शुरुआत वाले जो 4 पार्ट हैं रसायन विज्ञान के, 10th के अंदर हो चाहे 9th के अंदर हो, बिल्कुल बड़े बेसिक से करेंगे ताकि आप रासायनिक यौगिक और समीकरण लिखना सीख जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से लिखते हैं वो सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, देखिए। हम 1 से 30 तक तत्वों के प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद हो गया तो अपना काम बन जाएगा। फिर महत्वपूर्ण तत्वों के लैटिन नाम, फिर बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, ये क्यों जरूरी है, ये सिर्फ इसलिए जरूरी है कि ये रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। फिर अष्टक का नियम क्या होता है, बोर का नियम क्या था, ठीक है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे और रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। सिर्फ ये एक सवाल करने के लिए, ये जो अपने को एक सवाल दे रखा है, ये एक सवाल करने के लिए हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये 2 यहाँ पे आया, यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों नहीं आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे Na2O ये जो बना है ये कैसे बना, ठीक है ना। CH4 ये जो 4 है, यहाँ पे 2 क्यों नहीं है, यहाँ पे 4 क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने 1 से 30 तक जो तत्व हैं उनके बारे में। हालांकि 118 है, लेकिन आपको वो नहीं करने, आपको 1 से 30 तक पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है अपने हाइड्रोजन, जिसको ध्यान रखिएगा, जितने भी तत्व हैं उनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा। तत्व का ध्यान रखिए, यौगिक में अलग चीज़ है, तत्व में अलग है। तो पहला तत्व में क्या होगा, हमेशा बड़ा अक्षर होगा पहला, और दूसरा होता है, अगर दूसरा हो तो उसमें छोटा होगा, दोनों बड़े नहीं होंगे, ठीक है। दोनों बड़े किस में होंगे वो भी हम बात करेंगे। तो हाइड्रोजन में H, हीलियम में He, ठीक है। ये प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है, 3 पे आता है लिथियम Li, फिर है अपना चौथे नंबर पे बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। ये सारे कैपिटल लेटर है। जो एक अक्षर है वो हमेशा, एक वर्ड जो यहाँ लिखा है ना, अक्षर लिखा हुआ ना, वो हमेशा बड़ा अक्षर होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा होगा तो छोटा ही होगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये आपके रासायनिक अभिक्रिया जब आप आगे लिखोगे तो आपको संतुलित करनी पड़ती है रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो देखिए, सोडियम फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम, अच्छा ये NaNe क्यों हुआ, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के लिए N आ चुका है, फिर N और नियोन के लिए भी N आता है तो उसके लिए Ne हो गया, सोडियम के लिए Na हो गया, ठीक है। ये Na क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सोडियम में तो ऐसे होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर मैग्नीशियम Mg, ठीक है। एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, ठीक है। फिर है फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन हो गया Cl, आर्गन हो गया Ar, पोटेशियम हो गया अपने K, ठीक है, और कैल्शियम हो गया Ca। अब ध्यान रखिएगा, इनका क्रम आपको आना चाहिए। नंबर 1 पे कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ऐसे आपको 30 तक एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फिर आता है नंबर 21 पे कौन, स्कैंडियम, ये होता है Sc स्मॉल है, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन जिसको लोहा कहते हैं Fe, कोबाल्ट Co, ध्यान रखिए O छोटा है, बड़ा वो होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाती है ना, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक को यशद कहते हैं, आपने सुना होगा, बहुत बार आप पढ़ोगे यशद लेपन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यशद मतलब होता है जिंक का लेप किया जाता है अपने किससे, जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं 10th क्लास का, बड़ी शानदार ढंग से वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये जिंक हो गया। उसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपके कुछ भी ऐसा पीछे नहीं रहेगा जो आपको ये रह जाए कि ये हमने पढ़ा नहीं है। जो आपके सिलेबस में है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ब्रोमीन पूछा जाता है, उसका Br होता है, क्रिप्टॉन का Kr होता है, सिल्वर का Ag।
अब ये Ag क्यों है, सिल्वर तो S होना चाहिए था, Ag क्यों, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है ये, ठीक है। आयोडीन का आई होता है, बेरियम का, बेरियम बहुत बार पूछा गया आपके, ठीक है, तो Ba। टंगस्टन का होता है अपने टंगस्टन, टंगस्टन हो गया W, ठीक है, W क्यों होता है वो भी बात करेंगे। प्लेटिनम का Pt, गोल्ड का Au, पारा Hg होता है, और सीसा यानी लेड जिसको बोलते हैं वो होता है Pb। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये पहला स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, और फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आप जब भी फ्री हो टाइम मिले इसको याद कर लीजिएगा। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि कभी कभी इनके जो नाम में चेंज है ना वो क्यों है। तो देखिए तत्व और उनके लैटिन नाम, सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो Na होता है, ठीक है। फिर तांबा आता है, तांबे का होता है क्यूप्रम, इसलिए Cu होता है, ठीक है ना। कॉपर, आप जानते हैं कॉपर की स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन ये Cu इस क्यूप्रम के कारण होता है, ठीक है। पोटेशियम के लिए कैलियम लैटिन नाम है, इसलिए के इस्तेमाल करते हैं। फिर सिल्वर यानी चांदी, अर्जेंटम Ag, ठीक है। आयरन को हम कहते हैं फेरम, लैटिन नाम क्या है, फेरम, इसलिए F ही इसके लिए प्रतीक चिन्ह है। फिर अपने गोल्ड यानी सोना, इसका नाम होता है ऑरम, इसलिए Au। और ये जो पारा है Hg, इसको Hg से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसके जो लैटिन नाम होता है वो होता है अपने हाइड्रेजिरम, ठीक है ना। और फिर आता है Pb, लेड, इसका क्या होता है प्लमम, हालांकि यहाँ पे इंग्लिश स्पेलिंग में यहाँ B आता है, लेकिन B के बाद आप जानते हैं जब भी M के बाद B होता है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, कौन, B, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया प्लमम, ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन का जो अपने लैटिन नाम होता है वो होता है वॉल्फ्राम, ठीक है, इसलिए इसको W से दिखाते हैं। फिर अपने टिन, टिन स्टेनम होता है, Sn से दिखाते हैं। और ये है लास्ट एंटीमनी Sb, ठीक है ना, स्टीबियम। ये ध्यान रखना, ये लास्ट वाले ये आपके इतना नहीं पूछा जाता है, और टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह तो पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप याद कर पाएँ। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आता है अपने बहुपरमाणुक आयन, ये क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि नाम जब लिखना होगा तो अपने को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, जब भी NH4 कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए, क्या, NH4, देखिए इसमें N भी बड़ा H भी बड़ा, ठीक है, N होता तो नाइट्रोजन होता, H होता तो हाइड्रोजन होता, लेकिन दोनों ही बड़े बड़े पास में हो गए, इसका मतलब ये बहुपरमाणुक आयन हैं, ठीक है। नहीं तो तत्व होता तो N अकेला होता, H अकेला होता, इस बात को समझिएगा। NH साथ में आ गया क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया बनाएंगे, समीकरण लिखेंगे आप, जब आप यौगिक का सूत्र लिखेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो NH4 प्लस, प्लस का मतलब होता है इसकी संयोजकता 1 है, आपको संयोजकता याद रखनी है, इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। संयोजकता के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इनको आप साथ में देखते जाइएगा, ठीक है। OH, OH का नाम होता है हाइड्रोक्साइड, जहां भी OH लिखा या आपको हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ आएगा आपको वहां OH लिख देना है। और उसके ऊपर जो होता है अपने ये -1 लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी संयोजकता 1 है, वो भी कैसी, माइनस में, यहाँ माइनस प्लस का कोई मैटर नहीं, 1 है, ये ध्यान रखना। फिर है CO3, CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, याद रखिएगा, CO3 मीन्स कार्बोनेट, और इसके ऊपर -2 क्या लिखा हुआ है, -2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट तो था ही, आगे हाइड्रोजन जुड़ गया तो नाम हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाले दोनों तो बहुत बार पूछे जाते हैं, ये तो कॉमन है कहने का मतलब। तो देखो SO3 और -2 ऊपर है तो इसे कहते हैं सल्फाइट, सल्फाइट, ठीक है ना। SO4 और -2 सल्फेट, तो जहाँ SO4 लिखा आएगा वहाँ आप सल्फेट लिखेंगे, जहाँ सल्फेट बोला है और आपको समीकरण लिखना है, शब्द समीकरण में सल्फेट लिखा हुआ है और आपको संकेत लिखना है तो SO4 लिखेंगे, ठीक है। और PO4 -3 होता है फॉस्फेट, ठीक है। चलिए अब आप जानते हैं कि ये सारे तो क्या थे कि अपने बहुपरमाणुक आयन थे, लेकिन इसमें अधात्विक तत्व आते हैं, कुछ अधात्विक मतलब जो धातु नहीं है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करती है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो दे भी सकती है ले सकती है, इसलिए जब इसके ऊपर प्लस हो तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन, और जब इसके ऊपर माइनस हो तो इसका नाम होता है हाइड्राइड, ठीक है, याद रखिएगा हाइड्राइड। Cl ये क्लोराइड पढ़ेंगे इसको, -1, ठीक है, ये सारे माइनस में, कारण ये सारी गैसें हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, देखिए प्रतीक चिन्ह हमें याद है तो अपने सिर्फ -1 ऊपर याद रखना है,
ठीक है। और ऑक्साइड -2, ये -2 और -1 क्यों होता है, इसके बारे में भी संयोजकता है ये कैसे हुआ, अगले थोड़ी देर में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑक्साइड क्या होगा, O2-, ठीक है। सल्फाइड क्या होगा, S2-, ठीक है। और नाइट्राइड क्या होगा, N3-, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये ऊपर -1, -2, -3 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी संयोजकता है। तो बात करेंगे संयोजकता क्या होती है। उससे पहले एक छोटी सी चीज समझिएगा, क्या, धातुएं जितनी भी होती है ना वो सारी धनात्मक होती है, उन्हें कैटायन कहते हैं। जैसे Na, इनके ऊपर हमेशा प्लस में चार्ज होगा, आवेश होगा, +1, 2, 3। धातुओं के ऊपर हमेशा +1, 2, 3 चार्ज होगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सारी धातुएं हैं, ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होती है ना उनके ऊपर हमेशा ऋणायन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उन्हें एनायन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम, जिन पर आवेश नकारात्मक या नेगेटिव या ऋणात्मक हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, एनायन, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। आयोडीन तो गैस नहीं होती, लेकिन इन सभी के ऊपर क्या होता है अपने, माइनस चार्ज, क्या होता है, माइनस। तो जितने भी अधातु है उन सभी के ऊपर माइनस में चार्ज होगा, और जितने भी धातु उन सभी पे आवेश कैसा होगा, प्लस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की संयोजकता। क्यों संयोजकता जरूरी है, किस कारण जरूरी है, कि हमको पता होना चाहिए कि अपने जो तत्व यौगिक बनते हैं वो तत्वों से मिलकर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, संयोजकता होती क्या, देखिए परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। कहने का मतलब कोई भी तत्व जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, परमाणु जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। अच्छे से समझने के लिए देखिए, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हमने कहा 1, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए इससे पहले संयोजकता लिखने से पहले एक चीज समझिएगा। एक वैज्ञानिक हुए थे अपने, जिन्होंने क्या कहा था, न्यूलैंड्स, उन्होंने अष्टक का नियम दिया था। क्या नियम दिया था, अष्टक, ठीक है। अष्टक के नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी तत्व स्वयं को स्थायी करने के लिए क्या करेगा, स्थायी करने के लिए वो अपने जो बाह्यतम कोश होता है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा ठीक है, तो बाह्यतम कोश क्या होते हैं, तो कोश के बारे में सुन लीजिए, आपने 9th में पढ़ रखा होगा। कोश मतलब होता है कक्षक, ठीक है। और कक्षक के बारे में जानकारी किसने दी थी, ये अपने इन महान व्यक्ति ने दी थी जिनका नाम था नील्स बोर। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था, इनमें इन्होंने कक्षक बताया। इन्होंने कहा ये नाभिक जो होता है ना इसके जो बाहर एक पहला कक्षक होता है या कोश होता है उसे के कोश कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे एल कोश कहते हैं, तीसरे को कहते हैं एम, चौथे को कहते हैं एन कोश। और उन्होंने कहा इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भरे जाएंगे 2n² के हिसाब से। जैसे कि अपना ये पहला कोश है, ठीक है, के, ये पहला है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो हमने कहा ये फॉर्मूला लगा दो, पहला कोश है तो देखो 2n की जगह रख दिया 1², 1 का स्क्वायर होता है 1, वर्ग 1 होगा और 2 से गुणा करने पे 2, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो दूसरा अपना है ये दूसरा है, तो दूसरे के अंदर देखो 2n² है ना, तो n की जगह कितना 2 रख देंगे, तो 2 और 2 का स्क्वायर, बताइए 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का अपन 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तीसरा कोश, तीसरे में देखिए 2 लिखा और n की जगह लिख दिया 3, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसमें कितने आ सकते हैं, इन्होंने कहा 2 और यहाँ लिख दीजिए 4 का वर्ग, 4 का होता है 16, 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इन्होंने ऐसा बता दिया। अब इनका ये नियम काफ़ी काम आया अपने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिएगा संयोजकता, अब हाइड्रोजन जो है ना वो क्या करेगा कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने पास यहाँ एक हाइड्रोजन का बना देते हैं, ये नाभिक है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास देखो नंबर 1 पे आता है, इसका मतलब इनको परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा गया था, ठीक है ना। जो पहले नंबर पे था उसमें इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन स्थायी बने रहने के लिए क्या करेगा, हमने कहा स्थायी बनाने रहने के लिए अष्टक का नियम पूर्ण करेगा या अंतिम कोश को भरेगा। तो इसमें तो 8 करने का तो कोई मौका है नहीं इसके पास, तो ये क्या करेगा, पूरा कोश भरने के लिए क्या चाहिए, हमने कभी इसकी ये पहली कक्षा है जिसका नाम क्या है अपने के है, और इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक तो इसके पास पड़ा, एक इसको और चाहिए, तो हमने कहा ठीक है एक और चाहिए, तो एक कहीं से ले आएगा।
तो इलेक्ट्रॉन, हमने बात की ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की जो संख्या होती है वही संयोजकता होती है। तो हाइड्रोजन देखिए, इसके पास संयोजकता लिख रहा हूं मैं, ये 1 लिखा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है अपने 1। क्या होती है? 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है अपने हीलियम। ठीक है, हीलियम, हमने कहा हीलियम इसी प्रकार से है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा और 1 इलेक्ट्रॉन और पड़ा है। क्यों? क्योंकि हीलियम आता है 2 नंबर पे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 2 है तो K शेल है, इसका तो पूरा भरा हुआ है ये कक्षक। जब पूरा भरा हुआ कक्षक है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ना इसको जरूरत है। तो जब ऐसी बात आती है तो इसकी संयोजकता हो गई 0, क्योंकि ना तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना इसको इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, क्योंकि इसका जो बाह्यतम कोश है K वो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला लिथियम देखते हैं। लिथियम नंबर 3 पे आता है। हमने कहा कक्षाएं क्या है? हमने कहा कक्षाएं तो इस प्रकार है साहब, K, L, M और N। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लिथियम ने 2 रख दिए। लेकिन लिथियम के पास अभी 3 नंबर पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और पड़ा, तो एक अगली क्लास में चला गया, तो हमने इसका लिख दिया 2,1। तो अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, और आप जानते हैं अष्टक का नियम पूर्ण करने या पूरी कक्षा भरने के लिए या तो ये इसको त्याग दे, या इस कक्षा में, ये कौन सी कक्षा? हमने कहा ये तो कक्षा तो है L, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 आते हैं। ठीक है, इसमें भी 8, 18 आते हैं, लेकिन इसको अष्टक का नियम पहले पूरा करना है। ठीक है, फिर अगली क्लास में भेजेगा। तो यहाँ पे 8 पूरा करने के लिए इसको 7 लाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। 7 लाना इसके लिए संभव नहीं है। तो ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ध्यान रखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो आवेश हो जाता है माइनस, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर आवेश आ जाएगा प्लस का। और आपने इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी तत्व ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो उस पर आवेश आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा? त्याग देगा। ठीक है, तो इसका अपनी संयोजकता क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब आप एक बार सीक्वेंस में लिख दीजिए, फिर आपको अपने आप पता लगेगा। देखिए बेरियम कितने पे आ रहा है? हमने कहा बेरियम आ रहा है 2 पे, 4 पे है ना, 2 और अगली में 2। ठीक है, एक बार फटाफट ये लिखता हूँ, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजकता कैसे पता करता है। ठीक है ना, तो ये 5 पे आता है, तो पहली कक्षा में 2 बैठेंगे और अगली में इसने 3 भेज दिए। फिर कार्बन के देखिए, पहली कक्षा जो K शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए हैं, अगली में चले गए 4। फिर नाइट्रोजन के देखिए, नाइट्रोजन ने अपने संयोजकता में कितने? 2 और हो गया 5, इसमें 2 और 6, इसमें 2 और 7, इसमें 2 और 8। ठीक है, इस प्रकार लिख दिए। अब अगला यहाँ देखिए सोडियम में, सोडियम में देखिए कि 2 और 8 ये पूरा भर चुका है ना, पूरा भर चुका है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अगली क्लास में, फिर 2, 8, 2। फिर एल्यूमिनियम का देखिए 13 नंबर पे आता है, तो 2, 8, 10 और 3, 13। सिलिकॉन देखिए 2, 8 और 4, 14। ठीक है, फॉस्फोरस 2, 8 और 5, ठीक है 15। सल्फर हो गया 2, 8 और 6, और ये देखिए 2, 8 और 7। ठीक है, 2 और 8 और ये 8। फिर ये देखिए 2, क्योंकि अष्टक का नियम कंप्लीट, ये कंप्लीट और 1। ठीक है ना, और ये हो गया 2, 8, 8, 1। अब देखिए ये मेथड समझिएगा, बाकी तरीका तो सिंपल सा है कि क्या, अगर जिनके पीछे मतलब लास्ट में 1, 2, 3, 4 हो तो वो उनकी संयोजकता है, और जिनके 5, 6, 7, 8 लास्ट कक्षा में होता है ना, उनमें से 8 में से वो नंबर माइनस कर दो। जैसे 8 में से माइनस करेंगे 5, तो संयोजकता इसकी हो गई 3। 8 में से माइनस करेंगे ये, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो संयोजकता है, और 4 से बड़ा नंबर होने पे क्या करते हैं, जब भी 4 से नंबर बड़ा हो जाए तो उसे 8 में से, ऐसे 8 में से माइनस कर दो। जैसे 6 को 8 में से माइनस किया तो अपने 2 आ जाएगा, इसकी संयोजकता 2 हो गई, इसकी 1 हो गई, इसको 0 हो गई। लेकिन समझिएगा ये हुई कैसे, हम देखते हैं इसके अंदर कि अपने कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में पड़े तो 4 ले भी सकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए, और दे भी सकता है। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है।
तो इसको अष्टक पूर्ण करना है। तो बताइए ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा 8 करने के लिए। तो हमने कहा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। मान लीजिए कैसे याद रखेंगे भाई, 5 रुपये कोई अपने 8 रुपये अगर किसी को पूरे करने हैं तो 3 रुपये लाना आसान है। या ऐसा मान लीजिए आपको 50-50 किलो के वजन के कुछ कट्टे हैं, 5 कट्टे हैं, आपको 5 कहीं पहुंचाना इजी है कि 3 कहीं से लाना इजी है। तो आप कहेंगे 5 वहां रख के आए, उससे अच्छा है कि वहां से 3 लेके आ जाएं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3 ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर ग्रहण करता है तो माइनस आवेश आता है, तो इसकी संयोजकता होगी अपने 3। ठीक है, -3। इसकी क्या होगी -2। ठीक है, और इसकी तो 4 है ना, तो ये कितना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, ये तो 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, इसके 3 हो गई। अब ये देखिए तो 6 है, तो 6 है तो इसको 8 पूरे करने, तो 6 तो ये देगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 ले आएगा, तो -2, क्योंकि लेके आ रहा है इसलिए -2 इसके संयोजकता। इसकी -1 और इसकी क्योंकि 8 पूरा कंप्लीट है, इसको ना तो किसी से लेना ना देना, तो ये यही रहेगा। फिर सोडियम का देखिए, सोडियम में क्या 11 नंबर पे है, तो 11 पे है तो लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा, इस 1 को त्याग देगा, क्योंकि 7 लेके आके इस लास्ट कक्षा को भरना मुश्किल है, तो ये छोड़ देगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता +1। अब इसको क्या 2 ये छोड़ देगा, तो इसकी संयोजकता होगी अपने +2, इसकी हो जाएगी +3, क्योंकि 5 लाना इसके लिए भी मुश्किल है, 3 देना आसान है। इसकी संयोजकता +4, क्योंकि अब देखो प्लस माइनस ये ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसकी देखिए 5 है, अगर 5 है तो इसे 3 लाना आसान रहेगा ना, 5 छोड़ेगा क्यों, तो इसको -3। ठीक है, और इसकी उसी तरह -2, इसकी -1, किसकी है, ये क्लोरीन की -1, क्लोरीन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आर्गन क्योंकि पूरा लास्ट कक्षा फिल है तो ये 0, और ये 1 है, तो क्योंकि देखिए धातुएं जितनी भी है ना, इसकी +1 और इसकी यहाँ 2 लिखना है ना, 2 लिखना था, 20 पे आता है ना, तो ये हो गया +2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो जो धातुएं है ना उन सब की प्लस में है संयोजकता, प्लस 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 प्लस, ये सारी धातुएं हैं। जितने भी अधातुएं हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ये सारी जो अधातु उनकी माइनस में संयोजकता है। ठीक है, अब ये जब संयोजकता याद हो गई हमको, ठीक है ना, उसके बाद अष्टक का नियम हमें पता है। ठीक है ना, अष्टक क्या कहता है कि भाई ऑक्सीजन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 बिठाए 6 बिठाए और 6 8 इलेक्ट्रॉन करने अंतिम शेल में, अंतिम कोश में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया। ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम के लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम देना चाहेगा, तो सोडियम के ऊपर आ गया +1, क्योंकि ये दे देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और क्लोरीन 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करना मतलब कर्जा करना, कर्जा करना मतलब माइनस, तो Cl-1। ठीक है, माइनस लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक सक्रियता श्रेणी के बाद बात करते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे अपने कि हम यौगिक कैसे बनाते हैं, उनके सूत्र। ठीक है, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि इनमें जब आप रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं ना, तो कौन सा तत्व किसको हटा के बैठेगा उस हिसाब से सक्रियता श्रेणी होती है। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम का K ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है जो अपने अभिक्रिया इस्तेमाल करेंगे उसमें। ठीक है, इनके लिए बहुत सारी ट्रिक भी है, एक शानदार ट्रिक आपको बता देंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। सोडियम के लिए K सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर उसके बाद में सोडियम है, पोटेशियम पहले सबसे, फिर सोडियम। आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। ठीक है, और चाकू से भी काटा जा सकता है, ये इनकी क्या है, एक गुण है, क्योंकि ये आपके चैप्टर में आगे पूछे भी जाएंगे। ठीक है ना, ये सक्रियता श्रेणी आपके तीसरे पार्ट में ये पूरा मेंशन है। ठीक है, तो Na क्या होता है, सोडियम। उससे कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है, ठीक है ना, कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है, कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है एल्यूमिनियम, फिर होता है जिंक, आयरन और लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि ये जो अपने गोल्ड है, सोना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसी कारण सोना सबसे महंगा है। ठीक है, ये ऐसे अभिक्रियाशील जो श्रेणी है वो बढ़ रही है, ध्यान रखिए कैसे बढ़ रही है। सबसे कम गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर, पारा और कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, अपने कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद में इस हिसाब से, ये तरीका ध्यान रखना। अब आते हैं हम अपने यौगिक बनाने पे। ठीक है,
यौगिक कैसे बनाएंगे देखिए। तो यौगिक बनाने के लिए आपके सामने ये टेबल होनी चाहिए, आपके पास में होनी चाहिए, नहीं तो आप या तो आसानी से आपको 30 तक तत्व अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिसमें आपने यौगिक बनाने के लिए क्या दिया आपने सामने, पहला हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हमने कहा हाइड्रोजन का तो हमने पढ़ा अभी प्रतीक चिन्ह, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह लिख दीजिए H। ठीक है, और क्लोराइड को हमने अभी बात की, क्लोराइड को क्या कहते हैं हम, यहाँ पे देखिए क्लोराइड क्या होता है अपना Cl-, तो हमने यहाँ लिख दिया Cl। अब ठीक है, ये इतना याद है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, बस आपको अब यहाँ से संयोजकता चाहिए इनकी। ठीक है, तो संयोजकता वाले पेज पे रहते हैं और वहाँ से हम अभी सॉल्व कर लेते हैं सब। देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, हमने कहा एक लिख दीजिए। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, हमने कहा क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, इसकी संयोजकता होती है -1। ठीक है, अब इनका हम करेंगे वज्र गुणन। ठीक है, देखिएगा दोनों की संयोजकता लिख दी, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, ये ऐसे इस प्रकार से गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा देखिए HCl। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 है तो एक यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये अपना यौगिक बन गया। ठीक है ना, इसका रासायनिक सूत्र बन गया किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, दूसरा देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका देखिए एल्यूमिनियम की संयोजकता पता करिए। हमने कहा एल्यूमिनियम की संयोजकता है अपने, एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। तो 13 नंबर पे 2, 8, 3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, त्याग देगा +3, तो एल्यूमिनियम की क्या होती है 3। ठीक है, सामने ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो हमने कहा ऑक्सीजन की होती है -2। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी अपनी -2, क्योंकि 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। तो लास्ट कक्षा में इसमें कितने होंगे 6, तो हमने कहा -2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन -2। ये माइनस प्लस यहाँ मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब इसका हम कराएंगे ऐसे। अच्छा, प्रतीक चिन्ह लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम का Al और इसका लिख दिया हमने O। ठीक है, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड दोनों लिख दिए। अब इसका कराते हैं वज्र गुणन। तो वज्र गुणन में देखिए Al, आपने कहा Al। ठीक है, यहाँ 2 था तो इसके नीचे 2, और ऑक्सीजन जो है इसके नीचे लगा दीजिए 3, ये इसका सूत्र बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सोडियम होता है Na। ठीक है, Na सोडियम, प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए। नाइट्रेट, हमने अभी बात की, नाइट्रेट को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए नाइट्रेट को लिखने के लिए सिंपल सा बात की थी कि नाइट्रेट कौन सा था आपने, नाइट्रेट। अच्छा, नाइट्रेट मैंने यहाँ लिखा या नहीं, तो आप नाइट्रेट लिख दीजिए क्योंकि आपको याद रखना है, नाइट्रेट आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं NO3। ठीक है, नाइट्रेट क्या होता है अपने NO3। ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट जब भी पूछे NO3 और इसके ऊपर होता है 1 लिख दीजिए, -1, ये होता है नाइट्रेट। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख दिया मैंने ना, नाइट्रेट विजिबल होगा, ये नाइट्रेट है। ठीक है, नाइट्रेट का ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, NO3-1 नाइट्रेट। ठीक है, तो अब बनाते हैं, सोडियम हो गया लिख दिया, और नाइट्रेट का NO3। ठीक है, अब इसकी, क्योंकि देखिए ये बहुपरमाणु का आयन है तो इसके ऊपर -1 लगा है, तो यहाँ हमने लगा दिया -1। और ये सोडियम हमने कहा धातु होता है, और ये कौन से 11वें नंबर पे आता है, तो 2, 8 क्या होता है, 2, 8 और 1। ठीक है, तो ये जो 1 होता है ये दे देगा, तो इसका रहेगा अपने 1 प्लस का 1। ठीक है, इसका यूँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ये इस प्रकार से इसका अपना सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम का तो होता है Ca। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। हाइड्रोक्साइड का हमने अभी बात की। ठीक है, हाइड्रोक्साइड देखिए ये लिखा, हाइड्रोक्साइड क्या होता है अपने OH-। ठीक है ना, तो हमने कहा OH होता है इसका प्रतीक चिन्ह और -1। ठीक है, और कैल्शियम पता करिए, कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है, तो हमने कहा कैल्शियम नंबर पे आता है अपने 20वें पे, 20वें पे आता है 18वें पे, देखते हैं कैल्शियम नंबर आता है 20वें पे। ठीक है, तो इसमें देखिए अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब +2 इसकी संयोजकता होती है। ठीक है, तो अगर +2 इसकी संयोजकता है तो हम यहाँ लिख देंगे अपने +2। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बना, CaOH
देखिए क्योंकि देखो OH पूरा ये साथ में, तो इसके बाहर ही हमें 2 लगाना पड़ेगा। ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। फिर हमसे पूछा है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का जानते हैं अपने, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है Na, ठीक है। और कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है CO3। CO3 के बारे में हमने अभी बात की थी, जस्ट अभी CO3 क्या होता है, ठीक है। और CO3 के ऊपर चार्ज हमने कहा था कितना होता है, -2। और सोडियम के ऊपर, सोडियम 11वें नंबर पे आता है तो +1, ठीक है। वज्र गुणन करेंगे इनका, ठीक है। लाइट जा चुकी है, थोड़ी समस्या के लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है, थोड़े बने रहिएगा। क्या होगा अपने इसमें बन जाएगा ये Na, क्योंकि ये 2 था तो यहाँ पे लगेगा 2, ठीक है। और CO3, अब इसको पास में लिख देंगे, क्या बनेगा Na2CO3, ठीक है ना। बड़ी आसानी से हमने ये लिख दिया, ठीक है। अमोनियम सल्फेट देखिए इसी प्रकार से, अमोनियम हमने अभी बात की थी, अमोनियम का सूत्र होता है अपने NH4, ठीक है, NH4 होता, और चार्ज ऊपर +1 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सल्फेट की बात की थी, SO4 जहां भी लिखा होगा वहां सल्फेट होगा, ठीक है ना। SO4 मतलब सल्फेट। और इसके ऊपर चार्ज कितना था, चार्ज था अपने सल्फेट के ऊपर -2, ठीक है, -2 था। अब देखिए n इसका करते हैं, ये यहाँ 1 लिख दीजिए, ये -2 लिख दीजिए, वज्र गुणन इसका करवा देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा देखिए NH4, ठीक है। और देखिए ये 2 जो था ना इस पूरे के नीचे आएगा 2 और SO4, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 है तो लिखने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना ये बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने रासायनिक समीकरण कैसे बनाने हमें, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, सिर्फ जस्ट 5 मिनट और लगेंगे, ठीक है, देखिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। ये लिखा है कॉपर और ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर क्या होता है, कॉपर हमने कहा Cu होता है, ऑक्सीजन क्या होता है O2 होता है, ठीक है। तो क्या बनाना है, कॉपर ऑक्साइड। ये रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कॉपर ऑक्साइड CuO। अब ध्यान रखिएगा कि इनकी अभिक्रिया होने के उपरांत ये जो ऑक्साइड बना है, ठीक है, ये किस प्रकार से बना है और ये कैसे बना है, इसके लिए अगर आपको कॉपर ऑक्साइड की बात करनी हो तो आपने अभी जैसे हमने यौगिक बनाया ना, जैसे कॉपर ऑक्साइड है तो Cu लिखा हमने कॉपर, फिर ये ऑक्सीजन लिखा। अब क्योंकि इसके ऊपर भी 2 चार्ज होता है, इसके ऊपर भी 2 होता है, तो ये दोनों कट के है ना एक बन गया, इसलिए ये ऐसा बना है, ठीक है ना। ये हमने यौगिक अभी कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ, ये मैं संतुलित भी नहीं की, संतुलित के लिए आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। नहीं तो इसको कर देते हैं, देखिए ऑक्सीजन 2 है तो इसको हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन 2 तो हो गए लेकिन कॉपर भी 2 हो गया, तो इस कॉपर के आगे भी हम 2 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बन गई। मैग्नीशियम देखिए Mg, आप जानते हैं मैग्नीशियम क्या होता है Mg, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है O2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 होती है। इससे बना क्या आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो MgO। कैसे हुआ देखिए, मैग्नीशियम जो होता है ना, ये लिखा हमने मैग्नीशियम, ये लिख दिया ऑक्सीजन। अब इसकी तो संयोजकता 2 होती है और मैग्नीशियम आता है 12 नंबर, तो इसकी भी होती है 2, तो वज्र गुणन कराया तो अपने Mg2 और O2 ऐसे, तो इसको सरल कर लेते हैं तो MgO, तो ये उस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए पहले हमने यौगिक किए है ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको संतुलित करना चाहें तो देखिए ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। ध्यान रखिए यहाँ और यहाँ नहीं लगा सकते, हम सिर्फ आगे ही लगा सकते हैं। अब मैग्नीशियम यहाँ 2 बन गए तो इस मैग्नीशियम के आगे भी हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए मीथेन, मीथेन होता है अपने CH4, ठीक है। कैसे हुआ CH4, तो आप कर सकते हैं मीथेन, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग हमने अभी यौगिक किए ना, उसी टाइप से कर सकते हैं। तो मीथेन होता है CH4, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, हमने कहा ऑक्सीजन तो O2 होता है, ऑक्सीजन। अब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो क्या बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है। फिर से हम लिख सकते हैं कार्बन, कार्बन का C, ऑक्साइड, ऑक्सीजन का 2, और कार्बन की संयोजकता होती है अपने 4, और इसकी देखो वापस लिख देता हूँ, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसकी संयोजकता 2, इसकी 4, ये सरल किया तो ये 1 बन गया और ये 2 बन गया। अब ये जो 2 इसके नीचे चला गया और इसके नीचे चला गया 1, तो देखिए 2 इसके नीचे आ गया 1, उस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है। फिर जल बना इसे H2O, जल क्या होता है H2O, सूत्र लिख दिया, बड़ा ही आसान था। अगला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने अभी बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, क्या
Ca कैल्शियम और OH, ठीक है, और इसके बाहर 2 लिखना। ये क्यों लिखा पता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम लिखा, हाइड्रोक्साइड होता है OH, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्साइड के ऊपर तो वैलेंसी 1 ही होती है, लेकिन कैल्शियम जो है ना अपने 20 नंबर पे आता है, तो 2 इसमें होते हैं, 2 8 8 और 2, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये जो 2 थे ना वो इसके नीचे आ गए, ठीक है, वज्र गुणन में, इसलिए इसका सूत्र क्या हो गया, CaOH (2), ठीक है। अच्छा, अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो पता ही हमें, CO2, ठीक है, और इससे बना क्या है अपने, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब Ca, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3, ध्यान रखिएगा, और जल बना H2O, ठीक है ना। इसके बाद में ई देखिए, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का प्रतीक चिन्ह हम जानते हैं Zn, जिंक होता है, ठीक है, इनको संतुलित नहीं किया अभी मैंने, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? तो हमने कहा सिल्वर होता है Ag, और नाइट्रेट के बारे में हमने अभी बात की थी, नाइट्रेट होता है NO3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो जिंक है ना, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए हमने अभिक्रियाशील श्रेणी जो होते हैं ना, सक्रियता श्रेणी, वो बात की थी। जिंक अगर ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो इस अर्जेंटम यानी इस Ag को, सिल्वर को हटा देगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, जिंक, क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, क्या, NO3। अब ध्यान रखिए, जिंक, क्योंकि इसके जिंक की संयोजकता होती है 2, तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस Ag, ठीक है। संतुलित करें तो देखिए, यहाँ पे जिंक है, जो यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, तो यहाँ पे संतुलित करें तो इसके आगे 2 लग जाएगा, बस, ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, नहीं इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस नहीं की गई है, ठीक है। अब देखिए, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मैग्नीशियम का क्या होता है? हमने कहा मैग्नीशियम होता है अपने Mg। अगर उसकी अभिक्रिया किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जानते हैं HCl होता है, क्या, HCl, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, तो दोनों का गुणा होके ये HCl ही बनेगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया करवाने पे क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? हमने कहा MgCl। देखिए, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पे, तो इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो 2 होंगे तो संयोजकता 2 जो इसके नीचे आ जाएगी, तो MgCl2 प्लस क्या बोला कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन सा, हाइड्रोजन, तो लिख दिया हमने H, ठीक है, H2, ठीक है ना, ये बन गई संयोजकता, ठीक है ना। संयोजकता का ही पूरा खेल है। इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया हो तो आप जरूर बताइएगा, छोटे छोटे वीडियो भी इसके बारे में बना के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। केमिस्ट्री आपको, बायोलॉजी और जो फिजिक्स है उसमें आपको 10th क्लास में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लास्ट तक पहुंच गए हैं देखते देखते, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।